अपने डिजाइन करके This दिखाए थे। meeting is being recorded. जो एक तो ओवरटेकिंग वाला सवाल था, और एक सवाल था हमारे पास बिल्डिंग वाला, ये वाला सवाल। तो ये दो सवाल तो मैंने अपने डिजाइन करके दिखाए थे। सो साथ साथ में आपको एक और फ्लेवर देना चाहता हूँ, वो है इंक्लाइंड प्लेन। एंड आफ्टर इंक्लाइंड प्लेन वी विल बी ओनली लेफ्ट विद द लास्ट सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर। अकॉर्डिंग टू मी इट्स अ सेक्शन दैट इज मोशन इन टू डायमेंशन, प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, चलो जल्दी से प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करते हैं। तो बेटा, दिस इज प्रोजेक्टाइल मोशन बोल रहा हूँ, इंक्लाइंड प्लेन। This is an inclined plane. Why do we call it inclined plane? Because it's a plane which is inclined at particular angle. ठीक है? That is why we call it an inclined plane. So inclined plane में दो केसेस के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। One, when the car is moving down. क्या ऐसा कोई inclined plane आपने अपनी रेल वर्ल्ड में देखा है? और देखा है तो कहाँ देखा है? सर स्लाइड, स्लाइड, ब्रिजेस, ओके। तो स्लाइड पे कार क्या कर रही है? सर रैप। यस, ब्रिजेस। बेस्ट एग्जांपल इज ब्रिज। और अक्सर और बेशतर इफ योर होम इज अ बिट, आई मीन अपवर्ड, तो आपके घर के पास एक रैंप लगी हुई होती है। अंडरग्राउंड पार्किंग भी हो सकती है। तो रैम्प्स आर एवरीवेयर, वी आर जस्ट नॉट रियलाइजिंग दैट वी आर सराउंडेड बाय रैम्प्स। ठीक है, सो one situation is when the car is moving down the ramp, तो क्या सिनेरियो होगा? एंड द अदर when the car is moving up the ramp, तो क्या सिनेरियो होगा? तो दोनों की बात करते हैं। तो बेटा, लेट्स मार्क द फोर्सेस। ठीक है, सबसे पहली फोर्स जो हमें मार्क करनी चाहिए, दैट शुड बी द वेट ऑफ द कार, एंड वेट इज ऑलवेज डाउनवर्ड। ठीक है, कार किधर जा रही है? नीचे। और कौन सी फोर्स कार को नीचे लेके जा रही है, देखते हैं। तो बेटा, मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं इस फोर्स वेट को एक कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन करूंगा। एक कंपोनेंट हो गया ये, और एक कंपोनेंट हो गया ये। ठीक है, तो ये देखें, 90 डिग्री का फैक्टर बन गया। अब जरा देखो, अगर मैं यहां पे बात करता हूं, दिस इज वन एंगल, दिस इज अदर एंगल, तो इसमें से कौन सा माइनर एंगल है, वन या टू? टू। टू टू। इज माइनर एंगल। सिमिलरली यहां पे भी हमारा जो थीटा है, दैट वुड बी माइनर एंगल। तो ये देखो, एक ये एंगल है, एक ये एंगल है, तो ये वाला माइनर एंगल है, तो दैट विल बी आर थीटा। एंड पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था, जहां से एंगल बनता है वो कॉस का फंक्शन होता है, एंड द अदर वन इज साइन फंक्शन। ठीक है, प्लस देयर इज वन मोर फोर्स विच इज द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऑफ द व्हाट डू वी से inclined plane or the surface of the inclined plane। तो ये है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ठीक है, अब जरा देखें हम, व्हाई डू वी कॉल इट नॉर्मल रिएक्शन फोर्स? वी कॉल इट नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बिकॉज ये फोर्स हमारे सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ये देखो। ठीक है, दैट इज व्हाई वी कॉल इट नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। सही है। अच्छा, अब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, इसकी तो एग्जिस्टेंस खत्म हो गई, क्योंकि इसमें ये वाली जो mg है, इसमें और इसमें ब्रेक डाउन हो गया है। ठीक है, सो आर इज बैलेंसिंग mg cos थीटा। तो mg sin थीटा नीचे एक्ट कर रहा है। नेम अ फोर्स विच ऑलवेज एक्ट अगेंस्ट द मोशन ऑफ अ बॉडी। Sir, air resistance. फ्रिक्शन। फ्रिक्शन। व्हाट इज mg? Huzaifa, mg is weight, w equals to mg।
फ्रिक्शन जनरलाइज कर दो, यस। तो फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट अगेंस्ट द मोशन। इफ द कार इज मूविंग डाउन, फ्रिक्शन इज मूविंग अपवर्ड। ठीक है, तो बेटा क्या होगा हमारे पास, अगर कार नीचे आ रही है तो विच फोर्स विल बी ग्रेटर, एम जी साइन थीटा, यानी एम जी साइन थीटा विल बी ग्रेटर देन एफ। तो हम क्या करेंगे, बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स इक्वल्स टू टोटल फोर्स। ठीक है, टोटल फोर्स क्या होती है, सिग्मा एफ इक्वल्स टू एम ए, एम जी साइन थीटा माइनस एफ। व्हाट वी नीड टू फाइंड, किस एक्सेलरेशन पे हमारे पास ये कार नीचे आ रही है। तो ए बराबर होगा एम जी साइन थीटा माइनस एफ अपॉन एम। अब ये एम दोनों को दे दें, तो एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड फाइनल इक्वेशन हमारे पास होगी। ठीक है, यहां तक क्लियर है, पहले बताया। Sir, I don't understand how you figured out which one was cos and which one was sine. किसका सवाल है बेटा, हमसा। हमसा। हमसा, हमें इस तरीके से देखना होगा, फिर दोबारा सुनो। मैंने देखा ये 90 डिग्री है, ठीक है, तो ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, तो इनमें से छोटा एंगल कौन सा है, 1 और 2, One. 1। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी देखें 90 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ पे भी एक एंगल ये, एक एंगल ये। सिंस यहाँ पे छोटा एंगल, स्मॉलर एंगल वाज थीटा, तो हियर स्मॉलर एंगल इज आल्सो थीटा। ठीक है, एंड Okay, sir. फ्रॉम वेयर द एंगल इज फॉर्म्ड, दैट इज ऑलवेज द फंक्शन ऑफ कॉस। ठीक है, Okay, sir. तो अजबार हुआ ये है कि हमारी कार फ्रॉम द रैंप नीचे आ रही थी, हमें इनिशियली गिवन थी एम जी वेट, जो कि मैंने मार्क किया। अब वेट को मैंने उसके कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन किया, तो ये हो गया, जहां से एंगल बन रहा है एम जी कॉस थीटा, एंड द अदर वन बिकेम एम जी साइन थीटा। इस एम जी कॉस थीटा को बैलेंस कर रहा है इस रैंप का नॉर्मल रिएक्शन, तो ये इससे बैलेंस हो गई एम जी, इसमें और इसमें ब्रेक डाउन हो गई। तो कार इज मूविंग डाउन वर्ल्ड, और हर वो फोर्स जो मोशन के अगेंस्ट एक्ट करती है वो फ्रिक्शन कहलाती है। अगर कार इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन तो फ्रिक्शन विल बी इन दिस डायरेक्शन। तो इफ द कार इज मूविंग डाउन, दैट मीन्स द एम जी साइन थीटा इज ग्रेटर देन एफ। इसका मतलब बिगर फोर्स माइनस स्मॉलर फोर्स इक्वल्स टू टोटल फोर्स, एंड टोटल फोर्स इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ इक्वल्स टू एम ए। ठीक है, तो ए किसके बराबर हो जाएगा, एम जी साइन थीटा अपॉन एम माइनस एफ अपॉन एम। ये एम दोनों से डिवाइड हो जाएगा, एम से एम कटा, ए इक्वल्स टू जी साइन थीटा माइनस एफ अपॉन एम। अब बताएं यहां तक क्लियर है। Yes, sir. Okay, now listen. Most of the time, examiner gives the case of frictionless inclined plane. तो इसका मतलब ये फोर्स जीरो हो जाएगी, इसका मतलब ये वाली फिगर भी खत्म हो जाएगी, तो हमारे पास ए जी साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, वो लेट्स राइट इट डाउन। इंक्लाइंड प्लेन की डेफिनेशन भी लिखनी है, वो भी लिख लेते हैं।
तो उसका मकसद क्या है, जरूरत से ज्यादा फोर्स अप्लाई किए बगैर बॉडीज को सर्टेन हाइट अचीव करवाना इज द पर्पस ऑफ इंक्लाइन प्लेन. Let me know when you're done. Done, sir. Cool. So now, instead of moving down, our car is moving up the inclined plane. So once again, we'll start from weight, which always acts downward. And once again, we'll resolve our weight into the components. So one component will be this. And the other component will be this. Okay? तो वैसे ही तरीकेकार देखते हैं. एक ये एंगल है, एक ये एंगल है. ठीक है. समहाउ हमारे पास स्मॉलर एंगल है, तो ये हो जाएगा हमारे पास थीटा. तो ये जहां से एंगल बनता है, दैट इज अ फंक्शन ऑफ कॉस एंड दिस इज अ फंक्शन ऑफ साइन. ठीक है. नेक्स्ट, कार इज मूविंग अप. सो कार किसी फोर्स की वजह से ऊपर जा रही होगी. दैट फोर्स इज कॉल्ड द एफर्ट ऑफ द कार, और एफर्ट को आई एम राइटिंग बाय लेटर पी. ठीक है. वो फोर्स जो कार को ऊपर लेके जा रही है, दैट इज द एफर्ट ऑफ द कार. नाउ इफ द कार इज मूविंग अपवर्ड, वेयर वुड द फ्रिक्शन बी? Sir, downward. Down. You're back. Yes, somewhat like this.
तो ये आ गई हमारी फ्रिक्शन। ठीक है, सो एक चीज आखिरी, दैट इज आर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो अब जरा देखिएगा, वी ब्रोक mg इंटू mg cos थीटा mg sin थीटा, यानी इसकी एग्जिस्टेंस खत्म हो गई। mg cos थीटा इज बैलेंस्ड बाय r। ठीक है, नाउ वी आर ओनली लेफ्ट विद 1 2 3 फोर्सेस। कौन सी ज्यादा फोर्स होगी? P, क्योंकि कार इज मूविंग अप। सो क्या होगा? P will be greater than the sum of both, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है, दैट इज वाई मैंने सम किया है। तो क्या होगा बेटा? बिगर फोर्स माइनस स्मॉलर फोर्स इक्वल्स टू टोटल फोर्स। ठीक है, you want to find out with which acceleration the car is moving up the inclined plane, तो P minus F minus mg sin थीटा, m तीनों से डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा P अपॉन m माइनस m F अपॉन m माइनस g sin थीटा। अब इसमें एग्जामिनर आपको डिफरेंट कंडीशन दे, एफर्ट जो कार ऊपर जाने के लिए लगा रही है, अगर इंजन खराब हो जाता है, यानी कार ऊपर जाने वाली फोर्स नहीं लगा पाएगी, तो आप इसे कैंसिल कर दिएगा, देन यू आर ओनली लेफ्ट विद दिस इक्वेशन। अब अगर वो बोलता है फ्रिक्शन लेस इंक्लाइंड प्लेन है, तो आप इसको भी कैंसिल कर दिएगा, तो यू आर ओनली लेफ्ट विद दिस। ठीक है, तो ये हमारा अपवर्ड केस हो गया इंक्लाइंड प्लेन का। डन, ये हमारा इंक्लाइंड प्लेन खत्म हो गया। नाउ वी आर ओनली लेफ्ट विद प्रोजेक्टाइल मोशन। Okay, Talha, what about the others? Done हो गया सर। Okay. Cool. चलो, now let me explain what projectile motion is. अभी तक हम कैसे मोशंस की बात कर रहे थे? The car is moving towards right or the car is moving towards left, या फिर the ball is moving up or the ball is moving down. यानी अब तक we were talking about only one axis at a time, only one dimension at a time. या तो हम एक्स एक्सिस पे बात कर रहे थे या तो हम वाई एक्सिस पे बात कर, ठीक है। लेकिन अभी तक हमने दोनों एक्सिस एक साथ डिस्कस नहीं किया था। व्हेन यू टॉक अबाउट वन एक्सिस, तो यू टॉक अबाउट मोशन इन वन डायमेंशन, एंड व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट टू एक्सिस टुगेदर, you are basically talking about motion in two dimensions.
ठीक है। सो प्रोजेक्टाइल मोशन का एक दूसरा नाम मोशन इन टू डायमेंशन है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन भी क्या है? अ मोशन विच अकर्स in both x and y axis is what you call projectile motion. अब छोटी सी एग्जांपल आपको दिखाता हूं प्रोजेक्टाइल मोशन की। ये देखो बेटा, ये मेरा वॉलेट है, ठीक है। इसको अगर मैं डायरेक्टली ऊपर फेंक रहा हूँ, दैट इज मोशन इन वन डायमेंशन। ऊपर गया, नीचे आया, मोशन इन वन डायमेंशन। बट अगर मैं वॉलेट को फेंकूं इस तरह, तो इसने देखें एक्स एक्सिस में भी डिस्टेंस कवर किया है, वाई पे भी ऊपर गया, नीचे आया, ठीक है। इसने एक्स एक्सिस में भी डिस्टेंस कवर किया और वाई पे भी ऊपर गया, नीचे आया। दिस इज प्रोजेक्टाइल मोशन, दिस इज मोशन इन टू डायमेंशंस। अंडरस्टूड? Yes, sir. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंडीशंस। कंडीशन यहाँ पे हालत वाला कंडीशन नहीं है, शर्त वाला कंडीशन है, ठीक है। टर्म्स एंड कंडीशंस वाला कंडीशन है। तो देयर आर सम कंडीशंस बिफोर वी स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग प्रोजेक्टाइल मोशन। पहला, wherever we are doing projectile motion, it must be a flat ground. One of the best example to understand projectile motion is cricket ground. Cricket. So if a batter or batsman hits the ball for a six, तो क्या होता है बेटा? It follows a trajectory like this. Projectile motion में, projectile motion की लैंग्वेज में ट्रेजेक्ट्री का मतलब क्या होता है? The path followed by projectile. ठीक है। तो ये भी जो पाथ फॉलो कर रहा है प्रोजेक्टाइल, ये क्या कहलाएगा हमारे पास? ट्रेजेक्ट्री। तो सिक्स इज हिट, ठीक है। तो आपके पास ये सिनेरियो होगा, ठीक है। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ क्रिकेट मैच पे प्रोजेक्टाइल मोशन का डिस्कशन अप्लाई करने के लिए, फर्स्ट कंडीशन आई नीड टू मेक श्योर दैट आई शुड बी कंसीडरिंग अ फ्लैट ग्राउंड। वी नो अर्थ इज नॉट अ फ्लैट सरफेस, ठीक है, बट अर्थ का एक बहुत छोटा सा एरिया तो फ्लैट हो सकता है ना। जिस तरह हमारी अर्थ में, हमारे पाकिस्तान में, हमारे कराची में नेशनल स्टेडियम फ्लैट ग्राउंड है, ठीक है। पहला कंडीशन, वी शुड हैव अ फ्लैट ग्राउंड। दूसरा, वी शुड इग्नोर और वी शुड नॉट टॉक अबाउट एयर रेजिस्टेंस। बाय एयर रेजिस्टेंस आई मीन along y axis, मतलब जब बॉल ऊपर जा रही होगी, एयर विल नॉट इफेक्ट इट। जब बॉल नीचे आ रही होगी, स्टिल एयर विल नॉट इफेक्ट इट। ये हमें कंसीडर करना है, ठीक है, आइडियली। फिर बाद में एग्जामिनर बोलता है एयर रेजिस्टेंस है या नहीं, तो उसके मुताबिक चलना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल हम जहां तक बात कर रहे हैं आइडियलिज्म की, तो हमें कंसीडर करना है देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। थर्ड, gravity is uniform throughout the area in which you are investigating projectile motion. तो gravity is uniform gravity consider करनी है आपने, ठीक है। throughout the ground हर तरफ gravity की वैल्यू सेम होगी, that is 9.81। and नो, एग्जामिनर ये कंडीशन नहीं पूछता, ये मेरी और आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करने के लिए है। स्पिन मोशन ऑफ द अर्थ डज नॉट अफेक्ट प्रोजेक्टाइल। बेटा, इफ द अर्थ इज स्पिनिंग, ठीक है, तो स्पिन मोशन की वजह से एयर
हवा मूव करती है। समझाता हूँ बेटा। हवा लगने के दो सिनेरियो हैं। मैं बाइक पे बैठा हुआ हूँ और बाइक पे मुझे हवा लग रही है। इसके दो सिनेरियो हैं। पहला सिनेरियो क्या है, बल्कि तीन सिनेरियो हैं। पहला सिनेरियो क्या है, मैं रुका हुआ हूँ, आई एम एट दिस ट्रैफिक सिग्नल और हवा चल रही है। क्यों चल रही है हवा, अर्थ मूव कर रही है, ठीक है। एंड अर्थ मूव होने की वजह से, अर्थ के स्पिन होने की वजह से हवा चल रही है। दूसरा सिनेरियो क्या है, हवा रुकी हुई है, मैं मूव कर रहा हूँ तो भी मुझे हवा लगेगी। तीसरा सिनेरियो क्या है, हम दोनों मूव कर रहे हैं। सही है। यानी अगर मैं अलोंग एक्स एक्सिस की बात करूं तो अलोंग एक्स एक्सिस हवा बिकॉज ऑफ द स्पिन मोशन ऑफ द अर्थ है, ठीक है। तो स्पिन मोशन ऑफ द अर्थ हमारे प्रोजेक्टाइल को इफेक्ट नहीं करेगा, यानी मैं डिक्लेयर कर रहा हूं अलोंग एक्स एक्सिस भी एयर रेजिस्टेंस नहीं होगी। तो सिंपल सी अगर मैं आपको बात बताऊं, तीन कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है, प्रोजेक्टाइल शुड बी डन ऑन फ्लैट ग्राउंड। दूसरी कंडीशन क्या है, एयर रेजिस्टेंस इन बोथ एक्सिस नहीं होने चाहिए। और तीसरी कंडीशन है, हर तरफ ग्रेविटी यूनिफॉर्म होनी चाहिए। ठीक है। जी सर। सर लेकिन हम लोग क्योंकि ये सब चीजें रियल लाइफ में ट्रू नहीं है, तो ये तो सिर्फ एक आइडियल सिचुएशन में होगी ना, ये प्रोजेक्टाइल मोशन वाली। ऐसा ही है। ओके सर। तो जब एग्जामिनर हमसे प्रैक्टिकल सवाल करेगा तो दो तीन सवाल हैं जो हम प्रैक्टिकल assumptions पे भी डिस्कस होते हैं, वो करेंगे। फिलहाल फॉर द टाइमिंग वी आर गोइंग टू फॉर्मुलेट द डेरिवेशंस और फॉर्मूला। तो हमें आइडियलिज्म के थ्रू चलना है, ठीक है। नाउ बेटा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन का क्या मतलब है। It's something is going downwards. Yes, if something is going downward, that means it keeps on increasing its velocity, ठीक है। Ball is falling down, velocity keeps on increasing. So if body is going down, we'll write acceleration is positive. And if the body is going up, just look at this wallet. If it is going up, तो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच के ये फॉर द टाइम बीइंग रुका, देन नीचे कैसा पड़ता है तो एट मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी डिक्रीजेस टू जीरो। वेलोसिटी यहाँ मैक्सिमम है, यहाँ पर वेलोसिटी ऊपर जाते 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 कम होते होते जीरो हुई और फिर डाउनवर्ड मोशन शुरू हुआ, ठीक है। तो इफ द बॉडी इज गोइंग अप इन द प्रोजेक्टाइल, we'll consider acceleration as negative, ठीक है। नाउ अब जरा और डिटेल डिस्कशन आपको बताता हूं, ठीक है ना। अलोंग एक्स एक्सिस प्रोजेक्टाइल एयर रेजिस्टेंस एक्सपीरियंस कर रहा है, ना अलोंग वाई एक्सिस हमारा प्रोजेक्टाइल एयर रेजिस्टेंस एक्सपीरियंस कर रहा है, ठीक है। तो take you to the simulation. ओके तो इस सिमुलेशन में मैंने क्या किया है, मैंने एक कैनन को 45 डिग्रीज पे माउंट कर दिया है। एंड सी, जब मैं इसे फायर करूंगा तो कैनन बॉल इस तरह मूव करेगा, ठीक है। तो अब मैं इसी मोशन को पॉज कर करके आपको दिखाऊंगा। सॉरी, इस पोजीशन पे। तो लेट मी connect my graphics tab.
ओके, तो यहाँ पे देखें y एक्सिस की वैल्यू हमारे पास इतनी है और x एक्सिस की वैल्यू हमारे पास इतनी है। नाउ लेट्स मूव अहेड। बेटा देखें यहाँ पे क्या हुआ, y की वैल्यू कम हो गई। द लेंथ ऑफ द एरो explains the size of the velocity, और यहाँ पे लेंथ उतनी ही है। यहाँ क्या हुआ, y एक्सिस के वेक्टर की लेंथ 0 हो गई, यानी दिस इज द मैक्सिमम हाइट, और x एक्सिस के वेक्टर की लेंथ उतनी है। यहाँ क्या हो रहा है, y एक्सिस की वैल्यू वापस ऑपोजिट डायरेक्शन में बढ़ना शुरू हो रही है और x एक्सिस की वैल्यू उतनी ही है। ठीक है, अब जरा समझिएगा बेटा, अलोंग x एक्सिस एक ही फोर्स थी जो आपके बॉडी के मोशन को अपोज कर सकती थी, वो है फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस, वो आपने नेग्लिजिबल कंसीडर कर ली। बट अलोंग y एक्सिस दो फोर्सेस थे जो आपकी बॉडी के मोशन को ऑल्टर कर सकती थी। वन इज एयर रेजिस्टेंस जो आपने नेग्लिजिबल कंसीडर की है, द अदर इज वेट, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो इफ द बॉडी इज मूविंग अप, द ग्रेविटी स्लोज इट डाउन, the body is moving down, the gravity or weight speeds it up। यानी along y axis तो हमारे पास फोर्स है जो एक्ट कर रही है, but along x axis we don't have force। So what happens when the force is not present? तो velocity क्या होती है, जब फोर्स 0 होती है तो velocity क्या होती है, और रिजल्टेंट फोर्स 0 होती है तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। यस, तो देखें हमें डायग्राम में पता चल रहा है, ये वापस देखें, यहाँ पर देखें सेम डायरेक्शन सेम साइज, सेम डायरेक्शन सेम डायरेक्शन सेम साइज, सेम डायरेक्शन सेम साइज। ठीक है, दैट इज हाउ आई जस्ट प्रूव्ड दैट along x axis you need to consider the velocity remains constant, but along y axis during the upward motion velocity keeps on decreasing, and when the velocity reaches maximum height the vertical velocity becomes 0। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थ्रू आउट प्रोजेक्टाइल सेम रहेगी, and when the body goes down the vertical velocity keeps on increases from 0 to maximum। ये बात क्लियर हुई? Do you want me to repeat that? Could you repeat? Okay, देखो मैंने क्या बोला, मैंने बोला फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, तो वेलोसिटी है u, इसको मैंने इसके कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन किया, जहां से एंगल बन रहा है वो cos थीटा का फंक्शन हो गया। ठीक है, तो देखें थ्रू आउट द मोशन वी हैव कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस सेम, क्योंकि एक्स एक्सिस में एक ही फोर्स थी जो बॉडी के मोशन को अपोज कर सकती थी, बॉडी को मोशन पे इफेक्ट कर सकती थी, विच वाज एयर रेजिस्टेंस। तो थ्रू कंडीशन हमने एयर रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल कंसीडर किया। दैट मींस अलोंग एक्स एक्सिस वेलोसिटी विल रिमेन सेम। व्हाट आई डू, आई ड्रॉ द एरो फॉर ये velocity along x axis in same size and same direction in each and every situation. This shows the velocity along y-axis remains constant. And there was only force, that is the force of air resistance, जो हमारे motion को affect कर सकती थी, वो भी नहीं है यहाँ पे। So that means there is no force along x-axis, hence the acceleration is 0. ठीक है? जी But सर। if you talk about y-axis,
As soon as the cannonball is fired and leaves the cannon, okay, velocity is upward, and that upward velocity is having the maximum value. Okay, as soon as it goes up, because of the opposition of gravity, velocity decreases, and at maximum height, velocity is 0. Now the downward motion starts, and just before striking the ground, velocity becomes maximum. ठीक है, तो यहां पर अगर बॉडी ऊपर जा रही है, ये वाला ऊपर वाला काम है, डार्क ग्रीन से जो बनाया है, ठीक है, और जो ब्लू से बनाया है वो नीचे वाला काम है, तो योर एक्सेलरेशन विल बी इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल. अगर बॉडी ऊपर जा रही है तो इट विल बी नेगेटिव, और अगर नहीं, बॉडी positive. नीचे आ रही है तो इट विल बी पॉजिटिव. ठीक है, जी सर. तो विद दैट डिस्कशन आई जस्ट प्रूव्ड कि हमारे पास एक्स एक्सिस में देयर इज नो फोर्स, so velocity along x-axis during projectile will remain same throughout. But in y-axis, apart from air resistance, which is considered being negligible, we have gravity, which slows down the body when the body is moving up, or which speeds up the body when the body is moving down. So just because of that, we have force of gravity along y-axis. So there will be acceleration, which will be equals to acceleration of free fall. ऊपर जाते हुए it will be minus g, नीचे आते हुए it will be plus g. ठीक है, ये जो बातें हमने की हैं जरा उन्हें जॉट डाउन कर लेना. And at maximum height, you'll have only one velocity, which is the velocity along y-axis, जो कि throughout projectile same रहेगी, same magnitude, same direction. If there is air resistance or any other force on x-axis, the motion will be affected in what way? Just say Zubia, अगर air resistance है, you can say body will cover lesser height and body will fall at lesser distance. ठीक है, let me know when you are done. Okay, man. Done. Okay, Done, sir. cool. So now let's move ahead. Ab, I want to explain you the formulae for full projectile. What is meant by a full projectile? Okay. Is there any case in which we talk about half projectile? Yes, there is a case of half projectile. तो मैं आपको समझाता हूँ. पहले मैं आपको फुल प्रोजेक्टाइल की इक्वेशंस ड्राइव करवाता हूँ, ठीक है, देन बात करेंगे आगे. थोड़ा जल्दी करना है, आज की क्लास में ये प्रोजेक्टाइल का डिस्कशन खत्म करना है. फुल प्रोजेक्टाइल मैं यहाँ से करवा रहा हूँ, इक्वेशन ड्राइव करवा रहा हूँ, एंड हाफ प्रोजेक्टाइल मैं एग्जैक्टली थ्रू पास्ट पेपर्स आपको सॉल्व करवाऊंगा. ठीक है, ठीक है सर. चलो आगे बढ़ते हैं. So this is our projectile. Now let's understand some terminologies.
The time required to reach maximum height is terminology number 1. The time required to complete the flight is terminology number 2. Maximum height reached by the projectile is terminology number 3. And the distance covered along x-axis in full projectile is called range. ठीक है? So पहला है टाइम रिक्वायर्ड टू रीच मैक्सिमम हाइट. अब जरा स्टेप बाय स्टेप आराम से सुनिएगा. मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने का टाइम, बेटा मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने वाले टाइम में को अगर हमने निकालना है तो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचाने के लिए वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होगा? एक्स कंपोनेंट या वाई कंपोनेंट? y component. वाई कंपोनेंट. एंड हमारा वाई कंपोनेंट क्या था? u sin Acceleration. थीटा. वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट बोल रहा हूं. ठीक है? एंड यू वांट टू रीच मैक्सिमम हाइट. तो अगर आप ये वाला पार्ट कंसीडर कर रहे हैं, यू टेक ग्रेविटी एज नेगेटिव फॉर एक्सेलरेशन. और अगर आप, हाँ टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट है ना, आप इसी की बात कर रहे हैं, तो यू हैव, आपकी बॉडी इज मूविंग अप, यू नीड टू टेक द ग्रेविटी एज नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल. नाउ टाइम रिक्वायर्ड टू रीच मैक्सिमम हाइट इज कैपिटल T, लेट्स से. ठीक है? नाउ मैक्सिमम हाइट क्या है हमारे पास? h max. And the final velocity at the maximum height will be what? 0. 0. Yes. तो ये हमने डेटा बनाया. What we need to find? Time. Time निकालना है. Now, जब भी you are dealing with kinematics, write down the 3 equations of motion somewhere. और जब आपको पेपर मिलता है, पेपर के पहले दूसरे पेज पे भी ये लिखी हुई होती है, तो यू डोंट हैव टू राइट डाउन, आप बस उसके ऊपर टॉगल कर लेगा. v इक्वल्स टू u प्लस at, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, 2as इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर. नाउ यू नीड टाइम. इसका मतलब ये इक्वेशन तो साइड में कर दें, इसमें टाइम ही नहीं है. ठीक है? वी कैन हैव दिस इक्वेशन और दिस इक्वेशन, बट द प्रॉब्लम इज we don't know distance, तो इसको भी साइड में कर दें. Now we are only left with equation 1, first equation of motion. So that is how, look at the data, look at the given values you are having. ठीक है? और जो given values आपके पास है उसके मुताबिक आप खुद आइडेंटिफाई करें कि आपकी कौन सी इक्वेशन एप्लीकेबल होगी. तो दफा u की वैल्यू कैसे निकाल ली? ये देखो, ऊपर लेकर जा रहा है u sin थीटा, राइट हैंड साइड पे लेके जा रहा है u cos थीटा. तो उसने बोला टाइम रिक्वायर्ड टू रीच मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट पे कौन लेके जाएगा? u sin थीटा, ना कि u cos थीटा. तो दैट इज व्हाई मैंने इसको इस तरह लिखा. ठीक है? सो आई एम गोइंग टू अप्लाई फर्स्ट इक्वेशन मोशन व्हिच इज v इक्वल्स टू u प्लस at. तो v माइनस u इक्वल्स टू at, t which is capital T बराबर हो जाएगा v minus u upon a. v is 0, u is u sin theta upon a is minus g. माइनस से माइनस कटेगा, टाइम रिक्वायर्ड टू रीच मैक्सिमम हाइट क्या आ गया? u sin theta upon g. ठीक है? Now look at the diagram. बेटा
इतने पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल को कंप्लीट करने के लिए टाइम लग रहा है यू साइन थीटा अपॉन जी। तो इतने पाथ को कवर करने के लिए भी क्या लगेगा, यू साइन थीटा अपॉन जी। तो अगर मैं इस पूरे पाथ का टाइम निकालना चाह रहा हूं, व्हाट विल बी द टाइम? तो स्क्वायर इनका। नो, डबल। ठीक है, या तो u साइन थीटा अपॉन जी प्लस u साइन थीटा अपॉन जी बिकम्स 2u साइन थीटा अपॉन जी. So that is the total time of the flight. Next, we need to talk about maximum height. That means once again, maximum height के लिए responsible is vertical component of velocity. तो बेटा देखें, अच्छा अब चूज करें मैक्सिमम हाइट आप इस वाले पाथ से निकाल रहे हैं या इस वाले पाथ से निकाल रहे हैं, तो आपको चूज करना होगा. ठीक है, मैं इस वाले पाथ से चल रहा हूँ, तो अगेन ये अपवर्ड मोशन है, तो मुझे एक्सेलरेशन को माइनस जी लेना होगा. अगर आप ये वाला पाथ ले रहे हैं तो आपने एक्सेलरेशन को प्लस जी लेना होगा. ठीक है, तो यू मैक्सिमम हाइट की बात हो रही है, वर्टिकल कंपोनेंट यू साइन थीटा, एक्सेलरेशन माइनस जी. मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के लिए हमारा टाइम क्या है, यू साइन थीटा अपॉन जी. अभी ऊपर निकाला, हाइट इज ये, मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी क्या होती है, 0. नाउ वी हैव टाइम, we have initial velocity, final velocity, acceleration. यानी in order to find out the maximum height, मैं फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी लगा सकता हूँ, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. और मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी लगा सकता हूँ, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. ठीक है, सो व्हाट आई डू, आई अप्लाई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बिकॉज इट्स इजी टू अप्लाई. देखिए मैं क्या करूंगा, 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. 2 ऐसे ही रखा, a को माइनस जी का, s को एच मैक्स का, v की जगह 0, u की जगह u साइन थीटा अपॉन जी का स्क्वायर. ठीक है, नाउ माइनस 2g एच मैक्स इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर. ठीक है, एक मिनट रुको, कहीं पे कुछ मसला तो नहीं हुआ? Sir, you use जी, time instead of you. क्या कह रहे हो बेटा? Yes, sir. Only u sin theta for u square, not g. अच्छा u साइन थीटा है बस. ओ तो ओके ओके, ठीक है, तो माइनस से माइनस कटा, सही है. तो एच मैक्स विल बी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g. ये मैक्सिमम हाइट की वैल्यू आ गई. ठीक है, आप इस इक्वेशन से चलते हैं तो भी यही आंसर आएगा. सॉल्व करके दिखा दूं? हुजैफा, जी मैक्सिमम हाइट पे क्योंकि मैं ये वाला पाथ कंसीडर कर रहा हूँ, दिस इज माय इनिशियल पॉइंट, दिस इज माय फाइनल पॉइंट, तो फाइनल पॉइंट मैक्सिमम हाइट है, तो वहां पे वेलोसिटी 0 होगी इसलिए. तो जरा इसे कॉपी डाउन करते हैं. अच्छा थोड़े से शायद हमारे 4-5 मिनट ऊपर लगे, बट ये टॉपिक खत्म करते हैं. एंड टेल मी वन थिंग, आपको
सेकेंड इक्वेशन मोशन से भी करके दिखाऊं? हुज़ैफा मैंने बताया तो v0 इसलिए है क्योंकि मैं इस मोशन की बात कर रहा हूं. दिस इज माय इनिशियल पॉइंट, दिस इज माय फाइनल पॉइंट विच इज मैक्सिमम हाइट. मैक्सिमम हाइट पे वर्टिकल एक्सिस में बॉडी रुक जाती है. सही है. ओके तो बेटा सेकेंड इक्वेशन मोशन से देखें. एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर. यही करवा रहा हूँ. एस को मैंने लिखा एच मैक्स, यू को लिखा मैंने यू साइन थीटा, टाइम को लिखा यू साइन थीटा अपॉन जी. ठीक है. प्लस हाफ ए की वैल्यू माइनस जी यू साइन थीटा अपॉन जी का स्क्वायर. तो क्या होगा बेटा? u इंटू यू स्क्वायर साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी प्लस माइनस माइनस हाफ जी और स्क्वायर दोगे तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर आ जाएगा. तो एक जी से एक जी कैंसिल आउट होगा. तो बचा क्या? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी माइनस हाफ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी. यानी एक पूरे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी में से हाफ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर जी माइनस कर दो तो यही आंसर आएगा. दैट इज हाउ आप इक्वेशन ऑफ मोशन 2 से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, बट बिला वजह कॉम्प्लेक्स है. दैट इज व्हाई आई चूज टू वर्क विद थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. ठीक है बेटा. जी सर. बाकी लोग बताएं जल्दी जल्दी. ओके क्लियर है सर. Yes, sir. Yes, sir. Okay. now we are left with the last part of today's lecture and this chapter, range, which is the horizontal distance covered. So in order to cover the distance horizontally, the x component of the velocity is responsible, yani u cos theta. And what is the acceleration along x-axis? 0. Okay? The time is the total time of the flight, 2u sin theta upon g. The distance is r. And जो initial velocity है वो ही final velocity होती है along x-axis में. ठीक है. Since x-axis में कोई acceleration नहीं है तो s equals to ut plus half at square. ये वाली टर्म खत्म हो जाती है तो हमारे पास क्या होता है s equals to ut. ठीक है. s की जगह मैंने r लिखा, u की जगह मैंने u cos थीटा लिखा और t की जगह क्या लिखा? 2u sin थीटा अपॉन g. ठीक है. तो u into u becomes u square and 2 sin theta cos theta ऐसे ही लिखा upon g. Now there is a trigonometric identity which is 2 sin theta cos theta बराबर होता है sin 2 theta के. तो मैं क्या करूंगा? 2 sin theta cos theta के बजाय sin 2 theta लिख दूंगा. So this is our equation of range. ठीक है. Sir, did we use x-axis for this? जी एक्स एक्सिस पे रेंज होती है. Sir, फिर cos कहाँ से आया है? अभी दिखाता हूँ. देखो जब एक्स एक्सिस पे आप ट्रैवल कर रहे हो
तो जहां से एंगल बनता है वो फंक्शन कॉस का होता है, दैट इज बाय यू कॉस थीटा। जब वर्टिकल की बात कर रहे थे, मैक्सिमम हाइट, टाइम रिक्वायर्ड टू रीच मैक्सिमम हाइट, तो हम यू साइन थीटा का यूज कर रहे थे, क्योंकि ये वो कंपोनेंट है जो हाइट पे लेके जा रहा था। हॉरिजॉन्टल रेंज कवर करवा रहा है ये कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, ठीक है। Okay, sir. ये हमारी रेंज हो गई, और यहाँ पे हमारा ये चैप्टर काइनेमेटिक्स खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, मैं आपको पेपर 2 के पास पेपर्स की तरफ लेके जाऊंगा, एंड हम हाफ प्रोजेक्टाइल सारे के सारे पास पेपर से करेंगे, ठीक है। हुज़ैफा, along x-axis there is no force, that is why there is no air acceleration, और x-axis में वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी में एक्सेलरेशन क्या होता है, 0, that is why मैंने एक्सेलरेशन को 0 लिखा, ठीक है। Cool. तो या दिस इज इट। आपके 5 मिनट एक्स्ट्रा लिए, कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। और आपके पास पेपर की बुक पीडीएफ में अवेलेबल, दुबई में नॉर्मली बच्चों के पास कराची पाकिस्तान में एक ब्रांड है रीड एंड राइट पब्लिकेशंस, तो उनकी सॉफ्ट हार्ड कॉपीज होती हैं। तो मैं जो पास पेपर सॉल्व करवाता हूँ, मैं उन्हीं का स्कैंड वर्जन सॉल्व करवाता हूँ। बट यस, आई डू हैव ईयरली पास पेपर्स, लेकिन वो ईयरली पास पेपर्स जो हैं वो हमारे पास 2010 से 2018 तक के हैं, जो कि ऑलरेडी आपके ये जो पर्पल वाले आपको दिख रहे हैं ये वाले, ठीक है, जो ऑलरेडी आपकी गूगल ड्राइव के लिंक पे अपलोड हुआ है। कूल। तो रीड एंड राइट आई कैन, हाँ, इकोनॉमिकल है, ज़्यादा पास पेपर मिल जाते हैं, तमाम वेरिएंट्स मिल जाते हैं। आई थिंक अराउंड 2100 2300 की एक बुक है पेपर 2 की, और पेपर 1 की अलग बुक है। तो दिस इज द बेस्ट, आई मीन, परचेज। So yeah, this is it. What we planned is to complete the chapter tonight, which we did, alhamdulillah. So inshallah, we'll be doing past papers of kinematics in Monday's class. ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, and thank you very much for the wishes. Sir, when will the notes